लड़ाइयों से भरा पड़ा है मानव इतिहास, मगर इन अनगिनत लड़ाइयों में कुछ लड़ाइयां ही ऐसी होती हैं जो खाली इतिहास तक ही सीमित नहीं रहती। ऐसी एक लड़ाई थी 18 जून 1576 को गोगुंदा के पास लड़ी गई लड़ाई, जिसे हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या खास था इस लड़ाई में, जानते हैं सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू से। हल्दी घाटी 18 जून सन 1576 सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक एक दिन, और उसमें भी तैयारी से लेके मुकाबले तक के जो पहलू हैं वो लगभग 3.5 से 4.5 घंटे का कुल मिला के युद्ध का टाइम पीरियड ये है। उसमें भी लगभग 2 घंटे केवल हाथियों की लड़ाई थी। तो आमने सामने या जैसा भी जिसको ऐसा प्रचारित किया जाता है, उसके बजाय इस युद्ध ने जिन खास बातों को अंजाम दिया, एक तो उसमें से हाथियों की लड़ाई हुई। पहली बार मुगल हाथी वर्सेस मेवाड़ी हाथी, केवल सूरमा ही नहीं लड़े, तो हाथियों के आगे घोड़ों ने अपना मास्क पहन के यूज, तो ये मेरे ख्याल से मास्क पहनने का पहला या जिसको अपन महत्वपूर्ण प्रसंग मानते हैं, घोड़ों को भी मास्क पहना है ताकि वो हाथी के बच्चे नजर आए। एक ये रहा। और पहला एक रेफरेंस हमें मिलता है कि महावत को गोली लगी हल्दी घाटी के युद्ध में। बाकी कहीं गोली चलने का, बंदूक से गोली चलने का कोई जिक्र नहीं है। बदायूनी जैसा व्यक्ति जो अकबर के एकदम खिलाफ था, क्योंकि उसकी जो मुंतखब उत-तवारीख किताब है जिसमें उसका व्यक्तित्व हमें साफ नजर आता है कि वो उससे अलग है, लेकिन देखिए आप, वो भी वहां उसके पक्ष में लड़ने के लिए, हालांकि वो पहले, इससे पहले हसन खान टुकड़िया केर कई जगह वो साथ लड़ा था, लेकिन यहाँ वो अकबर के पक्ष में और मान सिंह के साथ। यही कारण है कि वो मान सिंह की सब तरफ कहीं निंदा तो करता ही नहीं, वो उनके पक्ष की बात करता है, उनका नाम उल्लेख करना चाहता है। एक और खास बात ये थी कि इस युद्ध में जो प्रताप का जो हरावल पार्ट है ना, फ्रंट पार्ट, उसमें लड़ने वाला वो है हकीम खान सूर। देखिए अब हकीम खान सूर कि ग्वालियर के आसपास की छोटी सी रियासत का रामशाह तोमर की तरह ही ये मानता था कि जो ये मुगल आए हैं ये भारतीय नहीं है, और हम सब भारतीय एक होके, यानी प्रताप के नेतृत्व में यकीन करके, ये कितनी बड़ी बात थी कि प्रताप के नेतृत्व में उस जमाने में यकीन करने वालों में हिंदुस्तान के मुसलमान भी थे, और फ्रंट मोर्चे पे लड़ा है, हरावल में लड़ा है। वो चंद्रवल का नहीं था, हरावल में लड़ा है, और हरावल में उसने ऐसा कहर बरपाया था कि आप देखिए बदायूनी ने मुंतखब तवारीख का सेकंड पार्ट इस हल्दी घाटी युद्ध के लगभग 6 महीने बाद लिखा है, लेकिन वो उस जौहर को कभी नहीं बोला। एक ऐसा पठान जिसने ये अहद किया था कि जान भी निकल जाए तो चली जाए, लेकिन मेरे हाथ से तलवार नहीं छूटनी चाहिए। मुझे वो दोहा याद आता है कि अजान सुनी मस्जिद गया, पर जालर सुन मंदराह, पण रणभैरी सुन राणरी, मैं साथ गिया समराह। ऐसा एक व्यक्ति जिसने ये प्रतिज्ञा की साहब, तो आप देखिए एक हिंदुस्तान के सामने एक इतनी बड़ी नसीहत कि वहां अकबर के पक्ष में उसके जो मान सिंह सिपह सालार होके खड़ा है, और यहाँ हमारे सामने सबसे पहले लड़के खाक होने वालों में हकीम खान सूर। इस हल्दी घाटी में बंदूक का प्रयोग सिर्फ एक एविडेंस है, यानी सबसे कम बंदूक का प्रयोग हुआ। यहाँ सीधे सीधे जानवरों को आमने सामने लड़ाया गया। हाथियों ने किस तरह से लड़ाई लड़ी, क्यों? क्योंकि आप देखिए जिसकी तरफ कभी इतिहासकारों का ध्यान नहीं गया, वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है इस युद्ध का। सबसे बड़ा कारण हाथी था, राम प्रसाद हाथी। और बदायूं ने 2 बार लिखा इस जिक्र को, पहले भी और बाद में भी, और एक जगह अन्यत्र भी। तो मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण पक्ष के साथ एक हाथी लेना है, यानी हाथी की, और अकबर को वैसे भी हाथी पसंद है, वो जगह जगह जाके मुगलों ने यहाँ हाथी, आप देखिए अमीर खुसरो ने जो खजाइनुल फुतूह लिखी उसमें भी वो हाथियों को जमा करने का वर्णन करता है। तो मुझे लगता है हल्दी घाटी युद्ध के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से एक पक्ष ये भी है। और आप देखिए ये पक्ष वो हैं जहां हर जाति, हर बिरादरी, हर वर्ग ने प्रताप के साथ या मातृभूमि के लिए युद्ध किया। इससे बड़ी बात क्या होगी? कोई पेशेवर सैनिक नहीं था पास, तो प्रताप के साथ चारण, ब्राह्मण, महाजन, वैश्य, आदिवासी, आदिवासियों के मुखिया, मतलब ऐसी कौन सी कौम है जो नहीं लड़ी है उनके सामने।
और उसके बाद भी लंबे समय तक जो हल्दीघाटी युद्ध की जीत को बरकरार रखने के लिए कितने लंबे समय तक हथियार बंद लोग लड़ते रहे। एक और इस युद्ध का जो खास नजारा था, जिसको मैं इस रूप में देखता हूं कि दोपहर होते होते युद्ध खत्म, क्योंकि बारिश हो गई और ऐसी भयानक बारिश हुई। क्योंकि अबुल फजल लिखता है कि जो खोपड़ी खोल देने वाली गर्मी है, जिस दिन मगध उबल रहा था, उस उबलती हुई गर्मी के बीच इतनी शानदार और तेज बारिश हो जाए, क्योंकि पहाड़ी बारिश है ये, और हम मेवाड़ वाले जानते हैं, उनके लिए तो उनको पता ही नहीं था बारिश कैसी होती है पहाड़ी। हमें पता है कि पानी भर जाता है। और आप देखिए एक युद्ध का जो मैदान है, जिसको सब लोगों ने, किसी को गोगुंदा की लड़ाई लिखा है, किसी को खमनौर की लड़ाई लिखा है, लेकिन उसके बजाय वो हल्दीघाटी से भी बाहर निकल के रक्त तलई की लड़ाई हो जाती है, रक्तताल की लड़ाई हो जाती है। अमर काव्य में पहली बार ये नाम, और कितना सुंदर एक जिक्र। एक और खास बात कि इस युद्ध में जो सबसे ज्यादा जिसने कहर बरपाया था, रामशाह तोमर, उनके बेटे शालिवाहन, प्रताप सिंह और पौत्र। आप देखिए इन लोगों ने 3 पीढ़ी काम आई। कहाँ है हमारे पास उदाहरण? को महाभारत के बाद ऐसा कोई उदाहरण हमें 3 पीढ़ी का मिलता ही नहीं। तो ये एक सर्वस्व बलिदान का, एक देश प्रेम का, और एक सबसे बड़ी बात, प्रताप के नेतृत्व में देश के राजाओं का जो एक विश्वास है, वो हमें नजर आता है। युद्ध के बारे में यह है मशहूर इतिहासकार डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह राणावत की राय। महाराणा प्रताप और मुगल का जो संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष कहाँ पर होवे, ये महाराणा प्रताप ने डिसाइड किया, और उन्होंने मजबूर किया मुगल सेना को मांडलगढ़ नहीं या मैदानी इलाके में नहीं होके पहाड़ी इलाके में बुला के या लड़ाई की। ये सबसे बड़ी बात है। फिर क्या कि हर जाति और धर्म का आदमी उनके साथ लड़के, पता था कि ये अनबैलेंस्ड वॉर है, लेकिन सबको पता था कि हम यहाँ शहीद होंगे, वीर गति को प्राप्त होंगे, या हमारे यहाँ कहते हैं कि रणखेत होंगे। तो वो खुशी खुशी उसमें पार्टिसिपेट किया। और एक जो जालामान ने, जो अपने यहाँ एक महाभारत में भी है और अपने पुराने ग्रंथों में है, मानव दुर्ग बनाते हैं अपने राजा या सेनापति को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक नर दुर्ग करके निर्माण किया जाता है। तो अपने यहाँ वो भी गलत तरह के बताया हुआ है, भाई उन्होंने उसका टोपा पहन लिया, ये कर लिया। तो रण होते हुए कोई दूसरे का तो टोपा पहनेंगे नहीं। वो तो एक नर दुर्ग उन्होंने निर्माण किया, जो कि अच्छे योद्धा जो होते हैं, निष्ठावान और अनुभवी, उन सब ने मिलके चारों तरफ से उनको, महाराणा प्रताप को प्रोटेक्ट करके, और ये पूर्ण निर्धारित रणनीति थी कि भाई कुछ भी हो जाए, महाराणा प्रताप को रणखेत नहीं होने देंगे। पहले ये था कि भाई आप सर दे दो लेकिन दस्ती नहीं देंगे, लेकिन दुश्मन तो यही चाहता है। तो महाराणा उदय सिंह ने पॉलिसी चेंज किया था। उन्होंने कहा नहीं, अब हम न तो सरेंडर करेंगे न मरेंगे, लेकिन हम अधीनता भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण वहां पर महाराणा प्रताप का ये है कि भाई पूर्व निर्धारित रणनीति के अंतर्गत वो सारे बाहर आ गए और सब शहीद हो गए थे, पता था। लेकिन बाद में जो निरंतर रहा, महाराणा प्रताप का बचने का जो फायदा मिला, वो ये मिला कि ये दिवेर विजय तक 1542 तक जो संघर्ष चला, और अल्टीमेटली दिवेर विजय करके उन्होंने वहां से मुगल थाना और बाकी सब मुगल थाने हटवा दिए थे। और वहां पर अकबर के चचा वो सुल्तान खान, वहां के वो सूबेदार थे दिवेर के, उनको भी अमर सिंह ने अपने भाले से मारा था। तो ये इनडायरेक्टली जो स्ट्रेटेजी थी हल्दीघाटी में कि भाई न दे सर न दे धरा, महाराणा प्रताप को वहां रणखेत न होके युद्ध भूमि से बाहर निकलना सही कदम था। और वो आगे जाके धीरे धीरे उन्होंने सारा मेवाड़, चित्तौड़ के अलावा सारा वापस रिकवर कर लिया। युद्ध की रणनीति के बारे में विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह राणावत। मुगलों की तरफ से रणनीति बिल्कुल सही थी, और इसीलिए तो अकबर खपा हुआ और खुद
सेना लेके आया और उदयपुर पे आक्रमण किया था नवंबर में। ये जून में लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी की। अकबर को हुआ कि ये कैसे हुआ, महाराणा प्रताप बच कैसे गए। तो उनकी रणनीति तो बहुत अच्छी थी कि राणा प्रताप नहीं मरे, और गोगुंदा से भी जो वो ये लोग वहाँ चले गए थे, वहां से उनको भागना पड़ा, इनका गुरिल्ला वॉरफेयर करके इनका राशन काट दिया कर दिया। तो ये जो टेरेन एडवांटेज था वो रणनीति सही साबित हुई, और वो आगे जाके 1582 तक जो था वो बिल्कुल सब सही था। आप हैं ख्यातनाम इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा। अकबर के द्वारा भेजी हुई सेनाओं को जब यहाँ पर युद्ध हुआ, वो चाहे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक चला है वो युद्ध, तो उस युद्ध के जो प्रभाव थे उसमें जो मुगल सेना कभी शिकस्त नहीं खाई थी, अपराजय सेना कहलाती थी मुगलों की। क्योंकि बारूद के आविष्कार के बाद में भारत में जो बाबर के साथ में जो बारूद आया है, तोपें आई है, तब से इन्होंने एक छत्रता अपनी स्थापित की थी हिंदुस्तान में। और अकबर जो था वो मुगल काल का सबसे प्रतापी शासक है, जिसने की सबसे बड़ा साम्राज्य मेंटेन किया है। तो उनको उस युद्ध के अंदर दो दो हाथ करना, उनसे मुकाबला करना और अंततोगत्वा उनको शिकस्त देना, इस कारण से हल्दी घाटी के युद्ध का स्थान विश्व के इतिहास में बहुत ही बड़ा स्थान है। इसीलिए कर्नल टॉड जैसा व्यक्ति भी उसके ऊपर उसको एक विशेषण प्रदान करता है, ऐसा मेरा मानना है। हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम को लेकर कई विचार हैं। ये है डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू की राय। हम लोग पहले तक ये लिखते रहे कि प्रताप हारे, फिर स्थिति ये आ गई जैसा कि एल श्रीवास्तव ने और दूसरे लोगों ने लिखा कि ये युद्ध अनिर्णित था, और वर्तमान में ये थ्योरी हमारे बीच है कि इसको प्रताप ने जीता। अब आप देखिए, मैं इन तीनों थ्योरियों का, क्योंकि श्यामल दास ने तो साफ लिखा नहीं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस पूरे युद्ध के विवरण को पेश करते हैं और अंत में वो पाठकों पर निर्णय छोड़ देते हैं कि अब पाठक गण खुद निर्णय करें कि युद्ध का परिणाम क्या रहा। मैं इस क्रम में इस बात को जोर देके कहना चाहता हूं कि अब हमारे पास मुंतखब तवारीख का वो पार्ट कंप्लीट है, जगदीश मंदिर की प्रशस्तियां हमारे पास हैं, और दूसरे जो मेवाड़ी सोर्स हैं वो सब हमारे पास अब सामने आ गए हैं इस सदी में। तो कोई बार ऐसा होता है कि कई वर्षों बाद पता चलता है युद्ध का परिणाम क्या रहा। अब हमें पता है युद्ध का परिणाम ये था। क्या कहते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा। मूलतः ये जो युद्ध हुआ है ये 2 चरणों में हुआ है। ये जो 2 चरण है, एक तो हल्दी घाटी के मुहाने का चरण है, जहां पर मतलब कि पहला अटैक जो है वो प्रताप के द्वारा किया जाता है, जबकि इस आक्रमण करने के लिए सेना आई है, मुगल सेना आई है। आसफ खां और मान सिंह है वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, राजा मान सिंह। और हल्दी घाटी का आकार देख करके वो उसमें क्रॉस करते हुए वो ठिठक जाते हैं कि मतलब कि आक्रमण कैसे करें। तो इसमें आप देखिए कि खूबसूरत पहलू ये है कि प्रताप जो है वो यहाँ वेट कर रहा होता है, और प्रताप जो है वो पहले पहल करता है युद्ध की। और खुद पर्शियन सोर्सेज जो है वे स्वयं मतलब कि लिखते हैं कि वो जो आक्रमण था वो आक्रमण इतना मतलब कि भयंकर था कि मुगल सेना 6 किलोमीटर टुवर्ड्स मोलेला, जहां पर मुगलों का कैंप लगा हुआ था, जहां बनास नदी है, उस तरफ उल्टी भागने लगी। तो मेरा यहाँ पर ये चीज प्रश्न आता है कि हम इतिहास में लगाते हैं कि रिट्रीट करना, जैसा कि प्रताप के लिए उपयोग किया है कि प्रताप हल्दी घाटी युद्ध से रिट्रीट कर गए, जैसे कि अभी आपने भी कहा था कि वो युद्ध से निकल गए, युद्ध से चले गए। तो मेरा ये मानना है कि ये 6 किलोमीटर का जो रिट्रीट है मुगल सेना का, इसको रिट्रीट क्यों नहीं माना गया। अब दूसरा जो हम देखते हैं कि दूसरे चरण का जो युद्ध होता है, दूसरे चरण का जो युद्ध है वो रक्तताल वाला जो क्षेत्र है, जिसको राती तलई रक्तताल कहा जाता है, कमनौर के पास में जो एक समतल इलाका है, वहां पर ये युद्ध होता है दूसरा चरण। और इस युद्ध में आप देखें कि मुगल सेनापति राजा मान सिंह का मतलब कि और प्रताप का पहली बार मुकाबला हो रहा है। प्रताप सेना को चीरते हुए जो मानसिंह सेना के मध्य में है उसके पास पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर के जो घोड़ा है चेतक, आप देखें कि जनरली जो घोड़े हैं वो हाथी को फेस नहीं कर पाते, हाथी को देख के अपना रास्ता बदल लेते हैं। और फिर वो हाथी जिसकी सूंड पर तलवार लगी हुई है, ऐसे हाथी पर भी जो चेतक है वो अपना पराक्रम दिखाते हुए अपने दोनों आगे के पैर जो है हाथी के मस्तक पर रख देता है। और प्रताप का जो अटैक होता है, उस अटैक में जो राजा मान सिंह सेनापति है वो उसके छाती पर वो भाला लगता है, और वो हौदे में छुप करके अपनी प्राण रक्षा करता है, और उसमें महावत मारा जाता है। अब आप देखिए कि जो पहली बार मुठभेड़ हुई है उसमें इतनी बड़ी सेना लेकर के जो व्यक्ति आया है, इतना सैन्य बल है जिसका, वो प्रताप का मुकाबला नहीं कर रहा है, वो हाथी के हौदे में छिप करके अपनी प्राण रक्षा कर रहा है।
और महावत मारा जाता है। महावत के मरने के बाद में हाथी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इधर जो चेतक घोड़ा है उसकी पिछली टांग जो है हाथी के तलवार में जो सूंड में जो तलवार बंधी हुई होती थी उससे मतलब कि उसका पैर कट जाता है। और जब ये सूचना मेवाड़ के सामंत लोग जो हैं, जाला मन्ना वगैरह, ये सभी जो मेवाड़ के हितैषी सामंत हैं, ये प्रताप को सूचित करते हैं कि चेतक का जो एक पैर है वो कट चुका है। तो चूंकि चेतक जो था वो प्रताप के लिए एक पशु नहीं था, और जनरली हम मतलब कि युद्ध के अंदर पशुओं को पशु मान करके व्यवहार करते हैं, ये घोड़ा नहीं तो दूसरा घोड़ा सही। लेकिन वहां देखिए आप कि जब पहला फेज में यह है कि सारी सेना 6 किलोमीटर भाग करके आई है, दूसरे फेज में मान सिंह जो है वो आक्रमण का सामना नहीं कर रहा है, हाथी के ओहदे में छिप करके अपनी प्राण रक्षा कर रहा है, और फिर हाथी असंतुलित हो जाने से मान सिंह वहां से रिट्रीट कर जाता है। मेरा पर्शियन सोर्सेज से और जितनी भी हिस्ट्री है उससे मेरा प्रश्न है इतिहासकारों से कि मान सिंह वहां पर क्यों नहीं लड़ा, मान सिंह वहां से क्यों भाग गया। तो जो मान सिंह का जो रिट्रीट है वो किसी को दिखा नहीं। अब प्रताप जो है उस घोड़े को सेव करने के लिए जब चेतक के साथ में निकलते हैं, और राजा और जो जाला मन्ना है वो चूंकि हमारी सेना का एक जो परंपरागतता रही थी उसमें था कि छत्र आवश्यक रूप से होना चाहिए, तो वो छत्र धारण कर लेते हैं ताकि सेना का मनोबल बना रहे और मुगल सेना को भी लगे कि प्रताप मौजूद है, इसलिए वो छत्र धारण किए जाते हैं। और प्रताप घोड़े को लेकर के, चेतक को लेकर के, वो जो एक नाला लांगा जाता है चेतक के द्वारा और चेतक का जो प्राणांत होता है, तो मूलतः ये एक छापामार युद्ध प्रणाली थी, एक गुरिल्ला युद्ध प्रणाली थी। इसीलिए प्रताप ने मैदानी इलाके में जाकर के युद्ध नहीं किया, इसका प्रमाण ही है क्योंकि मांडलगढ़ में सेना 2 महीने तक इंतजार करती रही है प्रताप का कि प्रताप मैदानी इलाके में आएगा और मैदान में ये युद्ध होगा। और मैदान में जब ये युद्ध होगा तो निश्चित रूप से मुगलों की जो तोपें हैं वो खानवा जीती है, पानीपत जीती है, तो ये युद्ध भी जीतेगी। तो प्रताप ने रामशाह तंवर के कहने से जो ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध प्रणाली, जिसको कि शुक्र नीति में, चाणक्य नीति में जिसको अटाविक युद्ध प्रणाली कहा गया है, उसका अनुसरण करते हुए प्रताप ने मैदानी भाग में न जाते हुए हल्दी घाटी को ही अपना युद्ध स्थान चुना। और इस गुरिल्ला युद्ध में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज जो है कि जितना हमारे युद्ध में सन्नद्धता का महत्व है उतना ही युद्ध में आपको क्विट करने का भी महत्व है, इसी को छापामार कहा जाता है। अब देखिए कि जो एक प्रेशर वाला जो है कि लगातार मुगल सेना प्रेशर में रही, उसके बाद में मान सिंह जो है खुद प्रताप पर सामना करने के लिए तैयार नहीं हुआ, खुद उसने प्राण रक्षा की अपनी। और इसके बाद में जो मुगलों की जो सेना थी वो रात युद्ध समाप्त होने के बाद में जो संध्या काल था वो चाहती तो गोगुंदा जा सकती थी, लेकिन वो गोगुंदा नहीं जाती है, डरी हुई है इतनी कि मतलब कि हमारे साथ कुछ भी किधर से भी आक्रमण हो जाएगा। तो वो दूसरे दिन सवेरे गोगुंदा पहुंचते हैं और वो गोगुंदा जो प्रताप पहले ही खाली कर चुका होता है, जहां पर मात्र 20 सैनिक होते हैं प्रताप के, जो पहले ही खाली कर दिया है युद्धकालीन परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे कि हम बॉर्डर खाली करते हैं। तो वहां जाकर के मान सिंह का 2 महीने तक पड़े रहना, 3 महीने तक, फिर अकबर के द्वारा बुलाने पर जाना, अकबर का अनहैप्पी होना और अकबर को सजा देना अकबर द्वारा कि आप 6 महीने तक आसफ खां और मान सिंह मुझे शक्ल नहीं बताएंगे, ड्योढ़ी माफ कर दी जाती है उनकी कि आप दहलीज, दरबार की दहलीज नहीं लांघेंगे आप। तो इस इंप्रेशन को समझिए कि जिस हल्दीघाटी युद्ध के परिणाम को अकबर सेम डे समझ गया था, उसको पता नहीं क्यों इतिहासकारों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया, एक तरफा लिख दिया गया, इन सारी तथ्यों की इसकी समीक्षा नहीं की गई। और उसके बाद में आप देखिए कि जो राजस्व रिकॉर्ड है जो मेरी शोध में प्रकाशित हुआ है, वो राजस्व रिकॉर्ड बताता है कि उसके 2 महीने बाद, 4 महीने बाद हल्दीघाटी क्षेत्र के सारे पट्टे जो परवाने हैं, भूमिदान है, इवन चेतक की जो समाधि है उसका भी जो भूमिदान है वो उसी समय प्रताप ने किया था और चेतक का अग्नि संस्कार किया है। तो पूरे क्षेत्र विशेष में प्रताप का अधिकार था, वहां पर कोई मुगलों का फौजदार नियुक्त नहीं हुआ, क्योंकि जहां जहां भी मुगलों ने अधिकार किया वहां उन्होंने अपना चौकीदार रखा, अपना फौजदार रखा, अपनी सेनाएं रखी। इस पूरे क्षेत्र में कहीं पे भी नहीं था, न इनके सिक्के चलते थे, न इनका आधिकारिक नियंत्रण स्थापित था। तो और फिर आप देखिए कि अगर हल्दीघाटी युद्ध जीता होता तो उसके बाद में लगातार 2 महीने बाद में अकबर स्वयं आता है हल्दीघाटी युद्ध, हल्दीघाटी को देखने के लिए। उसकी जिज्ञासा हो गई थी कि जो मुगल सेना, पराजय सेना है हिंदुस्तान की, वो ऐसा कौन सा स्थान है, क्योंकि ये कहा गया
कि साहब हम स्थान के कारण हार गए, हम वो हल्दी घाटी ऐसी है कि जिसमें मतलब कि हम लड़ नहीं पाए। तो अकबर की जिज्ञासा हुई और खुद अब देखने के लिए आता है, आक्रमण करने के लिए आता है, लेकिन प्रताप को ना पकड़ पाता है, न जिंदा मतलब कि उसको मार पाता है। तो अकबर का जो उद्देश्य था कि प्रताप को पकड़ना या मारना, संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार करना, ये उद्देश्य में पूरी असफलता मुगल सेना को मिली है। दूसरा जो क्रियागत आधार है, जो मैंने क्रियाएं बताई है आपको कि किस तरह से रिट्रीट किसको कहते हैं, वो भागे हैं और मानसिंह का हमले से बचना है, ये क्रियाएं बताती है कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की जीत हुई। और तीसरा जो परिदृश्यगत आधार जो है, जो परिदृश्य है ओवरऑल, वो बदायूनी, खुद उनका बदायूनी जो उनका जो युद्ध में मौजूद था, वो लिख रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध की एकमात्र उपलब्धि वो राम प्रसाद हाथी था, जिसको लेकर मैं जब रास्ते से जा रहा था मुगल दरबार में जाने के लिए, तो जब मैंने लोगों से कहा कि मतलब कि मुगल सेना जीत गई है, तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया। तो ये प्रताप की जो अपराजयता है, अगर प्रताप इस युद्ध में पराजित होते तो बाद में जो सामंत वर्ग जो थे, जो समय समय पर जिन्होंने प्रताप को गद्दी पर बिठाया था, वो निश्चित रूप से दूसरा चयन करते हैं। तो यहाँ पर सामंतशाही हावी रही है। तो हम देखें कि लगातार प्रताप का उसके बाद में मुगलों की कोशिश करते रहना प्रताप को पकड़ने की। अगर हल्दी घाटी जीता होता तो बार बार ये अब प्रयास क्यों किया जाता मेवाड़ आक्रमण का, मेवाड़ अभियान का। इसलिए ऐसे कई तर्क हैं, ऐसे कई एविडेंशियल चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको पट्टे परवानों का, ताम्रपत्रों का जिक्र किया। तो उन सभी के आधार पर पहली बार मतलब कि मेरी शोध के द्वारा ये माना गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो निर्णायक जीत थी, जिसको पहले इतिहासकारों ने कहा कि मुगल सेना जीती थी, उसको लेकर के कोई सशक्त तर्क नहीं है। बाद में यहीं के उदयपुर के और विशेष करके राजस्थान के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने उसको अनिर्णायक युद्ध का। मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज अनिर्णायक तो होती नहीं है, क्योंकि उसका जो निर्णय है वो निर्णय निश्चित रूप से होता है और उस निर्णय का प्रभाव जो है वो इतिहास पर पड़ता है। इसलिए आप देखिए कि दोबारा मानसिंह इस कैपेसिटी में नहीं था कि वो मेवाड़ अभियान को कर सके, इसलिए दूसरों को भेजा गया। बाद में उसके भाई जगन्नाथ कछवाहा को भेजा गया। तो लगातार ये जो युद्ध की जो समीक्षा है, तो इस युद्ध की जो समीक्षा है वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। उस समय के इतिहासकारों ने क्या किया कि युद्ध की समीक्षा की, लेकिन वो जो पहले जो युद्ध होता था, जो युद्ध नीतियां थी, किले पर अधिकार हो गया तो पूरे राज्य पर अधिकार मान लिया जाता था, इस तरह की जो समीक्षा। लेकिन प्रताप ने यहाँ पर 16वीं शताब्दी में हम देखें कि युद्ध नीति को बदला है, तो उस युद्ध नीति के माध्यम से युद्ध की समीक्षा होनी चाहिए। और उसका जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट आप देखिए कि लगातार राजपूताना के अंदर प्रताप को गौरवशाली स्थान मिला। और यही नहीं, 500 साल 400 साल बाद होने वाले आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में भी प्रताप को जो है वो प्रथम स्वतंत्र सेनानी के रूप में, एक आदर्श के रूप में और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में माना गया। आज प्रताप की जो राष्ट्रीय स्मृतियां हैं, वो राष्ट्रीय स्मृति हमारे राष्ट्र के फलक पर एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक जीते हुए नायक के रूप में मौजूद है। अगर हमने खानवा का युद्ध हारा है, सांगा उसमें हारे थे, तो हमने हारा लिखा है, हमने उसको स्वीकार किया है, हमने उनको इस रूप में देखा है कि पराजय पराजय है, लेकिन प्रताप को हमने अपराजयता के रूप में, राष्ट्रीय स्मृति के रूप में स्वीकार किया है। इसके पीछे निश्चित रूप से एक कारण था कि हमने हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो फतेह किया था। डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने अपनी राय कुछ इस तरह प्रकट की। अपने क्या इतिहास में लिटरेचर बहुत हावी हो गया है, तो लिटरेचर को अनफॉर्चुनेटली होना दिवेर विजय या दिवेर लड़ाई या उनकी पहाड़ी क्षेत्र का, या जैसे ब्रॉडली मेवाड़ को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो मैदानी जो कि अपने देवरी से लेके चित्तौड़ और भीलवाड़ा ये सब आते हैं, और एक उदयपुर के पश्चिम में जो है ये सारा पहाड़ी मैदान आता है। तो पहाड़ी मैदान में महाराणा प्रताप रह के 25 साल तक संघर्ष किया। उन्होंने इस टेरेन का एडवांटेज लिया और वहां नहीं गए मैदानी एरिया में, ये जान करके। ये एक वॉर स्ट्रेटेजी थी उनकी और वो चलती रही। हल्दी घाटी से बरसों से जुड़े रहे मोहनलाल श्रीमाली बता रहे हैं हल्दी घाटी के बारे में। अकबर की जो सेना थी वो मैदान में एक्सपर्ट थे। वो लोग समतल मैदान, पहाड़ों में लड़ने की उनकी प्रैक्टिस नहीं थी। तो घोगुंदा आने के लिए हल्दी घाटी एक रास्ता था राजधानी तक आने का, और राजधानी के बिल्कुल अगर नजदीक लड़ते तो राजधानी में घुसने के ज्यादा चांस होते। इसलिए राजधानी से उन्होंने 20 किलोमीटर दूर
हल्दी घाटी का चयन किया जहां एक घुड़सवार निकल सकता था और चारों तरफ पहाड़ थे। तो उन पहाड़ों में महाराणा प्रताप आसानी से छापामार युद्ध कर सकते थे, इसलिए उसका उन्होंने चयन किया हल्दी घाटी का। यहाँ की भौगोलिक कारण है, वहां की मिट्टी का हल्दी जैसा रंग है। और दो विशेषताएं देखिए आप, कभी युद्ध हुआ था वहां पर, आज वहां पर मैसूर के बाद में शेकिन चंदन वन है। हल्दी घाटी जो 500 हेक्टेयर का जो एरिया है उसमें करीब 1.5-2 लाख पौधे आज चंदन के पौधे आज मौजूद है। और वहां गुलाब जो खेती होती है वो वर्ल्ड फेम गुलाब होता है। कहते हैं वैसा गुलाब 2 जगह होता है, यूरोप में बल्गारिया में होता है या फिर हल्दी घाटी में होता है, जो साल में 1 महीना फूल आता है। तो आप देखिए उस धरती में जो खून बहाता, आज ऐसी चीजें पैदा हो रही है जिसकी खुशबू जन जन तक पहुंच रही है। इतने बरस गुजर गए उस एक दिन की लड़ाई को खत्म हुए, लेकिन हमारे इतिहास और मन में हर जगह मौजूद है और मौजूद रहेगी हल्दी घाटी। जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू राष्ट्रभक्ति की आती है, जिसके आगे हिम चोटी खुद नतमस्तक हो जाती है, जहां टोलियां भीलों की युद्धों में मंगल गाती है, आरावल बेरी के ऊपर काल बनी मंडराती है, इतिहासों का महासमर वो अमर पृष्ठ पर अंकित है, जिसका पल पल दंगल है किससे शोणित से मंडित है, रणबंके रजपूतों से ही रही गुलामी खंडित है, क्या लिख पाए मौन खड़े भाषा के जितने पंडित हैं, मैं अमर अश्व के माध्यम से बोलूंगा अमर लड़ाकों से, हल्दी घाटी का रण देखा मैंने चेटक की आंखों से। माजड़ थारो वो पूत कथे, एक लिंग दीवान कथे, वो महाराणा प्रताप कथे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो माजड़ थारो वो पूत कथे, एक लिंग दीवान कथे, वो महाराणा प्रताप कथे।